everyone, welcome to Legal Edge After College. So continuing the series of our PYP analysis, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ में पिछले साल के पेपर में दो पैसेजेस आए हुए थे, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे जंप करते हैं अपने पैसेज पे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पैसेज है हमारा वो बात करता है इंटरनेशनल लॉ पे। इंटरनेशनल लॉ में बात कर रहा है टॉर्चर पे। टॉर्चर के बाद जो कस्टोडियल वायलेंस पे बात कर रहा है हमारा पैसेज, और तीसरी बात कर रहा है आर्टिकल 21 पे। तो हमारे पैसेज कुल मिला के तीन बातों पे बोल रहा है। पहला तो टॉर्चर के बारे में, दूसरा जो पुलिस अट्रॉसिटीज होती हैं प्रिजनर्स के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल इलीगल फेक एनकाउंटर्स, इलीगल अरेस्ट हो गया, इलीगल इनह्यूमन या फिर क्रूअल ट्रीटमेंट हो गया प्रिजनर्स के ऊपर। तो ये सारी ही चीजें पुलिस अट्रॉसिटीज के लिए आती हैं, और उसी चीज को प्रोटेक्ट करता है, उस चीज से प्रोटेक्ट करता है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है? पर्सनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल। तो बिना किसी देरी के अब हम अपने जंप करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंडिया हैज द यूनाइटेड, इंडिया हैज, अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, साइंड एंड रैटिफाइड, साइंड बट नॉट रैटिफाइड, साइन नॉट साइन एंड पास्ड रेजोल्यूशन टू रैटिफाई द ट्रीटी। अब किस ट्रीटी की बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये है एक यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी है जो बात करती है कि ये जितनी भी चीजें हैं, टॉर्चर हो गया, क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, इनकी बात करता है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस ट्रीटी पे? अब हमें जो ये ट्रीटी है 14 अक्टूबर 1997 में पास की गई थी। अब इंडिया ने ये साइन कर दी थी इस डेट पे, बट टिल डेट इंडिया ने ये ट्रीटी रैटिफाई नहीं करी है। दैट मीन्स स्टेट जो है हमारा, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो बाउंड नहीं है इस ट्रीटी के लॉ से। दैट इज वाई हमारा आंसर क्या होगा? बी, साइंड बट नॉट रैटिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेशन प्रपोज्ड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स रिपोर्ट नंबर 273 on implementation of United Nations Conventions against torture and other cruel, inhuman and degrading treaty। जो ये ट्रीटी थी, तो इस पर जो हमारी लॉ कमीशन है उसने 273rd रिपोर्ट में क्या प्रपोज किया था? अब यहाँ पे हमारी जो लॉ कमीशन है उसने तीन चीजें प्रपोज करी थी। पहला तो जो भी ये पुलिस अट्रॉसिटी कर रहा है, जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी अथॉरिटी है, पहली बात तो इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला था कि विक्टिम जो है उसको एक जस्टिफिएबल कंपेंसेशन मिलना चाहिए। जो भी अट्रॉसिटीज हुई है या जो भी इनह्यूमन इलीगल बिहेवियर हुआ है उसके साथ, उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए? कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तीसरी उन्होंने बात ये करी थी कि उन्होंने बोला था जो द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर ऑफ बिल 2017 ये आना चाहिए। इसी के अंदर उन्होंने बोला था कि जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन मिलेगा, और जो पुलिस अट्रॉसिटीज जो कर रहा है उस अथॉरिटी को क्या होना चाहिए? पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो किस बिल के अंदर प्रपोज होता? द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017। तो जो हमारी लॉ कमीशन रिपोर्ट है 273 उसमें क्या प्रपोज हुआ था? ये बिल प्रपोज हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलिए तो अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बात करता है? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग provisions of the Constitution of India provide for protection of person from torture and other cruel and inhuman and degrading treatment। अब सीधी सी बात है, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे? क्रूअल, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, टॉर्चर या फिर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से। तो हम यहाँ पे हमारे पास चार आर्टिकल्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके सबका देखते हैं कि वो क्या बोलता है। अगर हम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की बात करें तो ये बोलता है अ पर्सन शुड नॉट बी कंपेल्ड टू गिव अ स्टेटमेंट और टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है पर्सनल
प्रोटेक्ट्स हमारी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, ये भी हमारा इसके साथ जा रहा है। अब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 एंड 2 किसके बारे में बात करते हैं? तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है या डिटेन होता है ना? तो हमारे ये चारों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से रिलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए, तो आइए अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन किस बारे में बात करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while dealing with a case in which a successful scientist having a national reputation had been taken into police custody without any justification and उनको क्या किया? रिप्रिमांडेड एंड उनकी तरफ काफी केयरलेस एटीट्यूड रहा था उनका ऑफ द पुलिस फॉर द अरेस्ट ऑफ विच द साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड ऑफ 50 लाख का कंपेंसेशन मिला था। तो अब इन 4 केस लॉज में से हमें बताना है कि कौन सा केस लॉज इस फैक्चुअल सिचुएशन से रिलेट करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें बात हुई थी लीगल एड के बारे में। लीगल एड किसको? पुअर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा केस लो क्या बोल रहा है? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस छल्ला रामकृष्ण रेड्डी। इस केस में बात हुई थी कि एवरी प्रिजनर हैज ऑल फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी वॉयलेशन नहीं कर सकता उसके फंडामेंटल राइट्स की, इवन व्हेन द पर्सन इज इन द प्रिजन, तब भी, है ना? तो ये भी हमारा केस नहीं हो सकता। जो तीसरा केस लॉ है एस नंबी नारायणा वर्सेस सिबी मैथ्यूज, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इस केस को हम इसरो स्पाई केस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इसरो के एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायणा, इन पे एलिगेशन था कि इन्होंने जो इसरो की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे देश को पास करी थी, तो उसकी वजह से इनको पुलिस ने अरेस्ट, एलिगेशन थे, है ना, प्रूफ नहीं हुआ था, एलिगेशन थे, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किया गया तो सिंस ये काफी वेल नोन साइंटिस्ट थे तो इनको इतना ज्यादा पब्लिक शेम मिला, इनकी मेंटल हरासमेंट हुई, तो उसकी वजह से इनको कितना कंपेंसेशन अवार्ड किया गया? 50 लाख रुपीस का कंपेंसेशन इनको अवार्ड करा गया। अब दूसरी चीज, अब हमारा फोर्थ केस लॉ भी हम देख लेते हैं। फोर्थ केस लॉ बात करता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल, है ना? अब इस केस लॉ में क्या हुआ था? इस केस लॉ में ये हुआ था कि कोर्ट ने बोला था कि किसी नो अथॉरिटी या फिर कोई भी लॉ ये नहीं बोलता है कि आप किसी भी प्रिजनर को या फिर कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको आप मार सकते हो, बीट कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? हमारा आंसर है सी, दैट इज एस नंबी नारायणा वर्सेस सिबी मैथ्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अरेस्ट एंड कस्टडी। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो बोलते हैं कि इन एवरी कस्टडी देयर इज अरेस्ट बट नॉट वाइस वर्सा, और दोनों जो टर्म्स है सिनोनिमस टर्म्स है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन एवरी कस्टडी देयर इज अरेस्ट बट नॉट वाइस वर्सा, जो दोनों टर्म्स है इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, ये भी सिनोनिमस की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन बोल रहा है इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा, एंड बोथ वर्ड्स custody and arrest are not synonymous in terms. चौथा हमारा बोल रहा है in every arrest there is custody but not vice versa, and both the words custody and arrest are interchangeable terms. चलो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मैंने एक शॉप से चॉकलेट चुराई, पुलिस ने मेरे क्राइम के लिए मुझे अरेस्ट कर लिया और अब मैं उनकी कस्टडी में हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने एक शॉप से चॉकलेट चुराई, मुझे लगा कि मुझे अपना क्राइम कन्फेस कर देना चाहिए, मैं सीधे चली गई पुलिस के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास और मैंने अपना क्राइम जाके वहां पे कन्फेस कर दिया। पहले केस में क्या हुआ? अरेस्ट एंड देन कस्टडी, मतलब मुझे अरेस्ट किया गया बाय मतलब अरेस्ट तो किया ही क्या, मैं उनकी कस्टडी में भी हूँ। दूसरे केस में क्या हुआ? क्या मुझे अरेस्ट किया गया? नहीं, बट मैं डायरेक्टली क्या हो गई? उनकी कस्टडी में हो गई। तो एक कोर्ट है कि in every arrest there is custody but in every custody there might not be an arrest, है ना? मतलब हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होती बट हर अरेस्ट में कस्टडी होती ही होती है। तो हम समझ गए कि हमारे जो अरेस्ट और कस्टडी है वो काफी
डिफरेंट टर्म्स हैं, सेम नहीं है, उनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता। तो इस रीजन के लिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस did the Supreme Court of India, while dealing with the cases of social activists who agitated against the issue of exploitation of people belonging to poor and marginalized sections of the society and was falsely robed, उनके साथ क्या होता था, उनको फॉल्स क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट कर लिया जाता था, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट होता था पुलिस कस्टडी में, और बोला कि फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स द लॉ ब्रेकर्स। ऑब्वियसली, क्योंकि जो पुलिस है उनको एक तो कस्टडी में लेके उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, इलीगल अरेस्ट होती थी, तो उसका क्या मतलब है? द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट बिकम द लॉ ब्रेकर्स। इट इज बाउंड to breed contempt for law and would encourage lawlessness, and every man would have the tendency to become law unto himself, thereby leading to anarchy. अब ये हमारे पास एक, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ही किया था, ये जजमेंट किस केस लॉ में आई हुई थी, हमें ये देखना है। तो चलिए हमारे पास जो 4 केस लॉज हैं उसकी बात करते हैं। महमूद नैयर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसमें, इस केस लॉ में ये बात हुई थी कि राइट टू स्लीप जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये हमारे क्या इस फैक्चुअल सिचुएशन या जजमेंट से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। दूसरी बात, रमीला मैदान इंसिडेंट एंड रे 2012। चलिए इसको हम देखते हैं। तीसरा केस लॉ देखते हैं, अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है, इंटरनेट बैन से रिलेटेड है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड एनी प्रोफेशन के बारे में बात होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा क्या बात करता है, निशा प्रिया भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस केस लॉ में ये हेल्ड हुआ था कि जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस हैं, तो कोर्ट की तरफ उनका जो अप्रोच होना चाहिए वो सिर्फ वहां तक ही नहीं लिमिटेड रहना चाहिए जहां पे एक्चुअल हरासमेंट के इंसिडेंट्स हुए हैं। कोर्ट इस तरीके से भी, जो उनके साथ जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं, जो उनके साथ डेली लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में प्रेजुडिस हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई चीज गलत हो रही है उनके साथ, तो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस में वो भी आएगा। तो ये भी हमारा नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? रमीला मैदान वर्सेस रमीला मैदान इंसिडेंट 2012। चलिए ये हो गया हमारा पहला पैसेज। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पैसेज के बारे में। तो दूसरा पैसेज हम देखते हैं कि बात करता है एक्स्ट्रेडिशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रेडिशन। अब एक्स्ट्रेडिशन क्या है? हम सब ने ये सुना है कि यार किसी ने बैंक से लोन लिया और वो भाग गया दूसरे देश, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? किस तरीके से वापस ला सकते हैं? क्या वो स्टेट हमारी हेल्प करेगा उस ऑफेंडर को, उस कन्विक्ट या अक्यूज्ड को वापस लाने में? तो इन सभी के बारे में एक्स्ट्रेडिशन बात करता है। एक्स्ट्रेडिशन क्या होता है? व्हेन अ रिक्वेस्टिंग स्टेट रिक्वेस्टेड स्टेट से बोलता है कि हमें, हमारा जो अक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट है, जो यहाँ से क्राइम करके भागा है, आप उसको हमें वापस दे दीजिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गई? बायलैटरल ट्रीटी हो गई। बायलैटरल मतलब दोनों ही स्टेट इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के जो क्रिमिनल्स हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जो भागकर दूसरे देश चले जाते हैं, उन्हें हम उनके जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उनको वापस कर देंगे। चलिए ये बात हो गई एक्स्ट्रेडिशन की। दूसरी बात, पैसेज क्या बात कर रहा है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ है एक्स्ट्रेडिशन के लिए? बिल्कुल है। तो एक्स्ट्रेडिशन एक्ट 1962 बात करता है हमारे एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड लॉज के ऊपर। अब क्या उस एक्ट में एक्स्ट्रेडिशन डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। पैसेज और क्या बात करता है? पैसेज 3 टर्म्स को रफली कंपैरिजन में डिफाइन करता है, हम कह सकते हैं। पहला हो गया एक्स्ट्रेडिशन, दूसरा हो गया हमारा डिपोर्टेशन, और तीसरा हो गया एक्सक्लूजन। चलो ये पैसेज का हमने एक रफ व्यू देख लिया। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर एक्स्ट्रेडिशन। ठीक है, किस चीज को हम एक्स्ट्रेडिशन बोल सकते हैं? कौन सा स्टेटमेंट एक्स्ट्रेडिशन के सपोर्ट में है? चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटीज दैट क्रिमिनल्स शुड
not go unpunished. ठीक है. It is recognized as a part of committee of nations that one state should ordinarily afford to another state assistance towards bringing offenders to the justice. हमारा पैसेज इसी के बारे में बात करता है कि जो भी अक्यूज्ड है, जो भी कन्विक्ट है, वो भागे ना, है ना. तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है. इन इट इज ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटीज, ये भी सही है, दैट द क्रिमिनल शुड नॉट गो अनपनिश्ड. ठीक है. अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज अनजस्ट टू सरेंडर to a foreign country a person accused of having a crime there for trial in accordance with the system of the administration of justice prevailing in that country because that system is substantially different. ठीक है. तो भाई हमारे पूरे पैसेज में या फिर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एक्सट्रेडिशन को लेके, वो कहीं भी ये बात तो नहीं करती है. तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? हमारा आंसर इसमें आंसर डी होगा, जो बोल रहा है ऑप्शन ए और बी करेक्ट है. चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे. चलिए तो एक बार हम अपना क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं. क्या बात करता है क्वेश्चन 2? बात करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 where there is no extradition treaty made between India and a foreign state, which of the following is correct? चलो अब ये बात स्पेसिफिक बात कर रहा है किसी प्रोविजन की, है ना, एक्सट्रेडिशन एक्ट के. तो अब क्या होता है जब दो कंट्रीज के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं, है ना, कोई बायलैटरल ट्रीटी बनी ही नहीं है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में एक्सट्रेडिशन एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 जो कि 1993 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, वो कहता है कि इस सिचुएशन में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिचुएशन में ये कर सकती है तब जब दोनों ही कंट्री, इंडिया और फॉरेन स्टेट, एक ट्रीटी, एक कन्वेंशन का पार्ट हो, उसको बाय नोटिफाइड करके वो बता सकती है कि हम इस कन्वेंशन का पार्ट बनना चाहते हैं. तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन बी एंड सी इसलिए गलत है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बाय लॉ ट्रीट एनी कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ पार्टी. यहाँ पे फॉरेन स्टेट की तो बात ही नहीं हो रही है ना, ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी क्या बात कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाइड ऑर्डर ट्रीट द पैरी मटेरिया प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ बोथ द स्टेट. मतलब पैरी मटेरिया जो यहाँ पे बात कर रहा है कि पैरी मटेरिया मतलब सिमिलर प्रोविजंस, एक्सट्रेडिशन के जो सिमिलर प्रोविजंस हैं उन्हीं को एज एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ट्रीट करेगा. ये भी गलत है. डी क्या बोल रहा है? एक्सट्रेडिशन इज नॉट परमिसिबल. तो ये भी गलत है क्योंकि सेक्शन 3 क्लॉज 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पॉइंट ए बात कर रहा है जिसके बारे में. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना. चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं हम. क्या है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ डैश ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन इट इज बाय एंड लार्ज डेल्ट विद बायलैटरल ट्रीटीज, है ना. तो अब हमारा एक्सट्रेडिशन किस तरीके का एग्रीमेंट होता है? इट इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड द रिक्वेस्टेड स्टेट. ठीक है. तो ये मल्टीलैटरल ट्रीटी तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हम बात इसलिए करेक्ट, हमारा ऑप्शन यही करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ आर अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस. अब ऑब्लिगेशंस है, कोई ट्रीटी नहीं है किसी के बीच, तो दो स्टेट्स के बीच, तो ऑब्लिगेशंस आर नॉट बाउंड बाय द स्टेट टू फॉलो, है ना. तो इस वजह से हमारा आंसर क्या है? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. जस्ट कोगन्स किसकी बात करता है? जस्ट कोगन्स उन ऑब्लिगेशंस की बात करता है जिनसे स्टेट डेरोगेट नहीं कर सकता किसी भी एग्रीमेंट या ट्रीटी की वजह से, है ना. तो जस्ट कोगन्स तो हमारे पॉजिटिव में आ गए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बाउंड है फॉलो करने के लिए. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हमारा इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ किसके बारे में बात करते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बात करते हैं गुड फेथ, रेस जुडिकाटा, इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस, इन सब के बारे में बात करते हैं. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स is generally followed in a extradition by the requested state in the nature of criminal justice system in the requesting state. ठीक है.
जो रिक्वेस्टेड स्टेट है, जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ऑफेंडर या फिर कन्विक्ट को वापस लाने के लिए, वो स्टेट एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस में क्या रूल फॉलो करता है। चलिए एक एक करके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या बात करता है? रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी बात करता है म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में। इन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज म्यूचुअल बेनिफिट, तो ये हमारे एक्स्ट्राडिशन से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, ये रूल आउट हो गया। दूसरा क्या है? रूल ऑफ नॉन इंक्वायरी। रूल ऑफ नॉन इंक्वायरी बात करता है कि जो रिक्वेस्टेड स्टेट है, वो जो रिक्वेस्टिंग स्टेट का जो भी प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होने वाला है, उसके में इंक्वायर नहीं करेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेडिशन जो रिक्वेस्टेड स्टेट है उसको ये कहा जाता है, या फिर ये रूल है, नॉन इंक्वायरी का ये रूल फॉलो होता है। जो रिक्वेस्टेड स्टेट है, रिक्वेस्टिंग स्टेट के किसी भी प्रोसीजर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये करेक्ट आंसर है। रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या बात करता है? रूल ऑफ स्पेशलिटी बात करता है कि रूल ऑफ स्पेशलिटी बात करता है कि जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट है, जिसको हम एक्सट्रेडिट कर रहे हैं रिक्वेस्टिंग स्टेट को, है ना, जिस रिक्वेस्टेड स्टेट जो रिक्वेस्टिंग स्टेट को कन्विक्ट या अक्यूज दे रहा है, वो क्या करेगा? सिर्फ उसको उसी क्राइम के लिए उसी क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट करेगा जो क्रिमिनल जिस क्राइम के लिए उसको वहां पे भेजा जा रहा है। किसी प्री एक्सट्रेडिशन क्राइम के लिए उसको कन्विक्ट आप प्रोसिक्यूट आप नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ स्पेशलिटी है। डबल क्रिमिनलिटी का रूल क्या कहता है? डबल क्रिमिनलिटी का रूल कहता है कि जो दोनों ही स्टेट हैं, रिक्वेस्टिंग स्टेट और रिक्वेस्टेड स्टेट, दोनों में जो क्राइम है वो लॉ जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, दोनों जगह लॉ सिमिलर होना चाहिए उस क्राइम को लेके। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? रूल ऑफ इंक्वायरी, जो बात करता है जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है, रिक्वेस्टेड स्टेट से जब भी कन्विक्ट अपने पास मंगाता है, उसको ये बोला जाता है कि आप हमारे प्रोसीजर में इंटरफेयर या इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वेदर और नॉट फ्यूजिटिव मतलब जो कन्विक्ट है, who has been extradited would have a standing to complaint of the judicial process, क्या उसके पास राइट होगा कंप्लेंट करने का जुडिशियल प्रोसेस में, इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेट, आफ्टर एक्सट्रेडिशन हैज बीन डन, है ना। आफ्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो फ्यूजिटिव है, जो कन्विक्ट है या जो अक्यूज है, क्या उसके पास पावर होगी कंप्लेन करने की जुडिशियल प्रोसेस इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट आफ्टर एक्सट्रेडिशन हैज बीन डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन टेकन बाय द रिक्वेस्टेड स्टेट। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मतलब रिक्वेस्टेड स्टेट की जो भी पोजीशन है यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, है ना। ये एक डिबेटेबल इशू रहा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? द गिवन स्टेटमेंट रिलेट्स टू द डिबेट इन द इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग, किससे कंसर्न कर रहा है? फ्यूजिटिव से कंसर्न कर रहा है। किस मैटर में कंसर्न कर रहा है? इंटरनेशनल लॉ से कंसर्न कर रहा है। तो और किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? ये चीज की स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। चलिए अब अपने हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ, दोनों ही स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्टेट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो स्टेट के बारे में यहाँ बात हो रही है नहीं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, नहीं। इंडिविजुअल किसका सब्जेक्ट यहाँ माना जाएगा? इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि स्टेट का। तो ये आंसर भी गलत है। द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स नॉट इन द डोमेस्टिक लॉ, नहीं। डोमेस्टिक लॉ के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए होगा, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे ये जो हमें कोट दिया हुआ है वो किसके बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है इंडिविजुअल के बारे में ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और उसकी जो दोनों ही स्टेट के जो ऑब्लिगेशंस है उस इंडिविजुअल की तरफ, उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज
not a similarity between deportation and exclusion, not a similarity. ठीक है, हमें वो सेंटेंस देखना है जो इनकी सिमिलैरिटीज नहीं बताते हैं. ठीक है, हमने पैसेज में देखा था दोनों ही जो डिपोर्टेशन और एक्सक्लूजन टर्म्स हैं वो नॉन कंसेंशुअल है, मतलब स्टेट की कंसेंट से चलते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल की उसमें कोई कंसेंट नहीं होती, ये सही बता रहा है. ठीक है, बोथ रिलेट टू ऑर्डरिंग अ पर्सन टू मूव आउटसाइड द टेरिटरी, ये भी सही है. बोथ आर परक्यूसर्स टू एक्सट्रेडिशन, परक्यूसर्स टू एक्सट्रेडिशन मतलब ये एक्सट्रेडिशन के ही एक पार्ट है. नहीं, हमने ये अपने पैसेज में पहले ही देख लिया था कि एक्सट्रेडिशन, डिपोजिशन एंड एक्सक्लूजन तीनों ही टर्म अपने आप में अलग टर्म्स हैं, है ना. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये सिमिलैरिटी नहीं बताता है. ठीक है, बोथ आर एक्ट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट, ये भी आंसर हमारा सही है. तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सी. चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल लॉ के 2 पैसेजेस कवर किए हैं हमने क्लैट पीजी में, हमने वो देखा. चलिए, तो ये बात हो गई इंटरनेशनल लॉ की. तो हम ऐसे काफी कुछ कंटेंट लेके आने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एनालिसिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का, और हम ऐसे मॉक्स और भी लेके आना चाहते हैं. आपको कमेंट करना पड़ेगा हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि नॉट ओनली पीवाईपीस हम कवर करें, हम ऐसे ही और मॉक्स आपके लिए, जनरल मॉक्स, पैसेजेस, क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए to make you understand the gist of CLAT PG. So thank you so much students for joining in today's session. चलिए, ये हो गया. अब दूसरी चीज ये कि आपको जाना है YouTube पे, वहां सर्च करना है लीगल एज आफ्टर कॉलेज. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में. आपको आपके लिए कुछ कंटेंट चाहिए या फिर कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. विल बी हैप्पी टू गाइड यू. थैंक यू. बाय बाय.